हेलो स्टूडेंट, आई एम बाबी सरोज और आज हम एक नया लेक्चर लेके आए हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल खास करके आज 28 डेट है, 28 मई है और आज जो कि आपका क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल डे भी है। इस वजह से आज के लेक्चर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल पे ही रखेंगे। और खास करके मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि किस में अगर होता है, सबसे पहले फीमेल्स की बात हो रही है। यहाँ पे फीमेल ओवोजेनेसिस पिछले लेक्चर में हम पढ़ाए थे। अब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है कि एक बाहर निकलता है जो ओवोजेनेसिस हो चुका था। ओवोजेनेसिस होने के बाद जो आपका ओवम बना था प्रॉपर सेकेंडरी ओसाइट, वही बाहर निकलेगा ना। ओवोगोनियम से जो लास्ट में प्राइमरी ओसाइट से सेकेंडरी ओसाइट बना था, वो बाहर निकलेगा। किस प्रकार से निकलेगा वही हम क्या पढ़ते हैं, किस में पढ़ते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ते हैं। और खास करके ये जो डायग्राम है आपका एनसीईआरटी से लिया गया है। ये पूरा डायग्राम आपको समझ में आ जाएगा पूरा बढ़िया से किस प्रकार से इसमें ये डायग्राम क्या कहना चाह रहा है। मेंस्ट्रुअल साइकिल खास करके जो कुछ अफवाहें हैं आपकी, यहाँ पे आज हम मेंस्ट्रुअल साइकिल डे है, इस वजह से थोड़ा बहुत बता देते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि लोग कहते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होने जब स्टार्ट होता है तो ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग होने पर लोग कहते हैं कि खास करके ना ये सब अछूत हो जाएगा, वो मत छुइए, वो सब ना वही सब चीज़ गलत है। यहाँ पे ध्यान देंगे। इन द केस ऑफ साइंस, ये साइंस नहीं कहता कि ना, ये खास करके ये हमारा एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट है, लाइफ का एक पार्ट है। जो कि कहते हैं लोग मेंस्ट्रुअल यानी कि एमसी आने के बाद लोग कहते हैं क्या भगवान का पूजा मत करो, ये सब मत करो। ये सब अफवाहें हैं, ये सब कुछ अफवाहें हैं, साइंस ये नहीं कहता। और ख़ास करके ये जो चीज़ें हैं ये भगवान ने दिया है। यहाँ पे ध्यान देंगे, ये सब चीज़ें भगवान ने दिया है और ये ना हो तो आगे चल प्रॉब्लम भी होती है ना। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक बहुत शारीरिक प्रक्रिया है फीमेल्स में होने वाली ना। आगे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में पूरा ब्रीफली में डिस्कस करेंगे और ये चीज़ जानेंगे अफवाह वगैरह जो फैलाते हैं लोग ना। खास करके हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल इट इज अकर्ड इन एप्स, मंकी एंड चिंपैंजी और ह्यूमन बींग्स। इसमें क्या होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर होता है। एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल विच आर स्टार्टेड फ्रॉम इन द केस ऑफ ह्यूमन बींग्स, और खास करके हम ह्यूमन बींग्स के मेंस्ट्रुअल साइकिल में यहाँ पे हम पूरा ब्रीफली में डिस्कस करेंगे। विच आर स्टार्टेड फ्रॉम एट अ स्टेज ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी स्टेज पे क्या होता है, स्टार्ट होता है क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल एट अ स्टेज ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी का मतलब लगभग 12 to 13 ईयर्स, 12 to 13 ईयर्स से क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, स्टार्ट होता है। अब सबसे पहली बात क्या होता है, 12 to यानी 12 से 13 साल में जब पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, पहली बार एमसी आता है, तो वहाँ पे क्या टर्म नाम देते हैं, दैट इज द मेनार्की। क्या बोलते हैं, मेनार्की। जब पहली बार एमसी होता है तो उसको मेनार्की बोलते हैं ना। मेनार्की यानी कि कैसे होता है, कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, क्या होता है हमारे शरीर में, क्या चेंजेस होते हैं ना, इसके बारे में हम पूरा ब्रीफली में यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले क्या होता है कि हमारे ब्रेन्स में ना, खास करके हमारे भी ब्रेन्स में होते हैं वो ग्लैंड्स, जिसको क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड बोलती हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है, कुछ इस प्रकार से देखेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड ना पी के आकार की होती है, मटर के दाने के आकार के, इस प्रकार से। अब पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पे हाइपोथैलेमस रीजन के क्या होती है, नीचे भी पाई जाती है। अब यहाँ पे क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से दो प्रकार के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, दैट इज द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। The follicle stimulating hormones which are help in formation of follicles in ovary। जो follicle stimulating hormones होता है वो हेल्प करता है follicles के फॉर्मेशन में, follicle का फॉर्मेशन करने में क्या होता है, हेल्प करता है। यहाँ पे देख रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से सबसे पहला जो हार्मोन निकल रहा है follicle stimulating हार्मोन, जिसको एफएसएस बोलते हैं। देन अगला जो हार्मोन है दैट इज द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसको एलएच बोलते हैं। और यहाँ पे क्यों क्या हो रहा है, इस प्रकार से हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कुछ आउटलाइन डायग्राम बनाया है ना। सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ से ब्रेन से हमारे क्या हुआ मैसेज ना, नर्वस सिस्टम पूरा पढ़े हैं आप लोग, जानते होंगे। जब ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जब बाहर निकल स्राव होता है तो क्या होता है कि जब आपका ओवरी के पास जाके क्या होता है, काम करते हैं। दोनों हार्मोन्स क्या वहाँ पे जाके काम करते हैं, ओवरी के पास जाके क्या करते हैं, काम करते हैं। और कैसे जाते हैं आप लोग जानते होंगे, इम्पल्स के द्वारा न्यूरॉन्स जो कि ये मैसेज को ट्रांसफर करते हैं। वहाँ पे ट्रांसफर करेंगे तो एट अ स्टेज ऑफ प्यूबर्टी
यानी कि 12 to 13 ईयर पे क्या होता है, और खास करके जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तब भी ये हार्मोन्स क्या करे जाते हैं, रिलीज किए जाते हैं। जब रिलीज किए जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो आपका यहाँ पे देख रहे हैं प्रॉपर 1 ओवम होते हैं। अब यहीं पे ओवम के फॉर्मेशन में क्या करवाते हैं, जी हेल्प करे होते हैं ना। यहाँ से क्या करता है, सबसे पहले जब यहाँ से ओव्यूलेशन स्टार्ट होता है तो यहाँ से फॉलिकल्स डिजनरेट हो, फॉलिकल्स बनने लगते हैं ना। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स ये खास करके हमने बताया कि एफएसएच क्या कराता है, फॉलिकल का फॉर्मेशन करवाता है। सबसे पहले क्या बनता है, प्राइमरी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी प्राइमरी फॉलिकल्स, देन सेकेंडरी फॉलिकल्स, एंड सेकेंडरी फॉलिकल्स के बाद क्या बनता है, टर्सरी फॉलिकल्स, एंड टर्सरी फॉलिकल्स के बाद ये आपका जो एग होता है प्रॉपर बाहर निकल जाता है। बाहर निकलने के बाद एग जो होते हैं ये कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन करते हैं, और प्रॉपर एक जो आगे जो होता है कार्पस ल्यूटियम आपको बताया है, यहाँ से प्राइमरी oocyte इसको बोलते हैं। प्राइमरी oocyte के तौर पे क्या होता है, एट अ स्टेज ऑफ ये भी क्या होता है, मियोसिस सेकेंड अपना कंप्लीट नहीं करा होता है। मियोसिस यानी कि मियोसिस सेकेंड यानी मेटाफेज 2 पे ही अरेस्टेड होता है। अब अगर इसको स्पर्म मिल जाता है, स्पर्म मिलने के बाद क्या होता है, इसकी कुछ लेयर में चेंजेस आती हैं। यहाँ पे 2 टाइप की लेयर तब देखी जाती है, दैट द आउटर लेयर इज नोन एज ना ग्रेफियन फॉलिकल्स के रूप में बन जाएंगे ना। आउटर लेयर इज नोन एज दैट द कोरोना रेडिएटा ना, कोरोना रेडिएटा। आउटर लेयर को क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिएटा, एंड जोना पेलेसुडा होता है, जोना पेलेसुडा। अब कोरोना रेडिएटा जोना पेलेसुडा की लेयर्स को क्या करता है, स्पर्म जब आकर फ्यूज करता हो तब कोरोना रेडिएटा एंड जोना पेलेसुडा लेयर को क्या करता है ना, वेद करके यानी कि लेयर को क्या करता है, वेद करने के बाद तब जाके क्या होता है, यहाँ से अपने न्यूक्लियस के पास ओवम के पास छोड़ देते, तब जाके ज़ाइगोट प्रॉपर्ली बनता है, तब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस देखा जाता है ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब आपका क्या हुआ, खास करके फर्टिलाइजेशन नहीं पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे देखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले क्या हुआ कि यहाँ से मैसेज रिलीज हुआ यानी हार्मोन से रिलीज हुए। रिलीज होने के बाद जो आपका ग्रेफिन फॉलिकल्स बना, यहाँ पे कार्पस ल्यूटियम के तौर पे बाहर निकल चुका है। अब निकलने के बाद क्या होता है, जो आपका कहाँ पे पड़ा रहता है, आपके रीजन में पड़ा है, एम्पोलरी रीजन एंड एस्थमस रीजन पे, इस प्रकार से यहाँ पे पाया जाता है। अब यहाँ पे आपका जो होगा फाइनली क्या होगा, आपका ओवम जो होगा जिसको हम बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम यानी सेकेंडरी oocyte यहाँ पे पड़े रहेंगे, इसका इंतजार करेंगे स्पर्म का ना। अब जो भी अनदर पार्ट बचेगा, यहाँ से एसिड यानी स्राव उत्पन्न होता है, यहाँ से प्रसव पीड़ा उत्पन्न होती है, यहाँ पे जानेंगे प्रसव पीड़ा उत्पन्न होने के बाद स्राव उत्पन्न होता है। जो आपका खास करके जो लेयर है, ये वाल्व है, इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम वाल्व, एंडोमेट्रियम लेयर ना। आउट इनर लेयर इज नोन एज एंडोमेट्रियम लेयर, आउटर लेयर ना पेरीमेट्रियम एंड मायोमेट्रियम, मिडिल लेयर को मायोमेट्रियम ना, आउटर लेयर को सबसे आउटर लेयर को बोलते हैं ना पेरीमेट्रियम, एंड इनर लेयर को एंडोमेट्रियम। अब एंडोमेट्रियम की जो लेयर होती है यही क्या कर जाती है, डिजनरेट कर जाती है। अब एंडोमेट्रियम की वाल्व जब, जाहिर सी बात है कोई चीज़ डिजनरेट होगा, डिजनरेट होने का सेंस यहाँ पे है कि ये लेयर जो होती है, वाल्व होती है जो कट जाती है ना, इसी को वगैरह से क्या होती है, कट जाती है। कटने की वजह से क्या होता है, यहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट होता है, एंड ब्लीडिंग स्टेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज विल बी स्टार्टेड फ्रॉम 3 to 5 डेज। और कहाँ से 3 to 5 डेज में क्या होता है, ब्लीडिंग स्टार्ट होता है। वही डायग्राम में यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ से क्या होता है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो रहा है। अभी डायग्राम को आपको समझाएंगे, पहले समझ लीजिए। अब ये आप समझ जाएंगे तो डायग्राम अपने आप ही समझ में आ जाएगा ना। क्या हो रहा है, ब्लीडिंग स्टार्ट होता है। अब ब्लीडिंग स्टार्ट होने से क्या हो रही है, ब्लीडिंग क्यों स्टार्ट होती है, रीजन जानेंगे। क्योंकि एंडोमेट्रियम की वाल्व जब डिजनरेट होती है तो ब्लीडिंग स्टार्ट होता है, ये हम लोग इतना जान गए। अब ब्लीडिंग स्टार्ट होने से क्या होता है ना, प्रसव पीड़ा भी उत्पन्न होती है। जाहिर सी बात है कोई चीज़ कटेगा तो ब्लीडिंग होगी, और खास करके पूरा एंडोमेट्रियम की वाल्व डिजनरेट नहीं होती। यहाँ पे ध्यान देंगे, ऊपर की लेयर की ये क्या होती है, डिजनरेट होती है। कुछ लोग क्या पढ़ाते हैं कि पूरा का पूरा लेयर ही डिजनरेट हो जाता है। यहाँ पे ध्यान देंगे, अगर पूरा का पूरा लेयर ही एंडोमेट्रियम का डिजनरेट हो जाएगा तो यहाँ पे इम्प्लांटेशन कहाँ पे होगा, इम्प्लांटेशन कहाँ पे, इम्प्लांटेशन होने के लिए एंडोमेट्रियम वाल्व का होना क्या हो, एंडोमेट्रियम लेयर का होना क्या है, मैंडेटरी है। अब एंडोमेट्रियम लेयर होगा तभी जाके जो ना ब्लास्टोसिस्ट स्टाइल होगा, ब्लास्टोसिस्ट होगा, तभी जाके एंडोमेट्रियम वाल्व से क्या होगा, डिटैच होगा। अटैच होने के बाद तब जाके वहाँ पे प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करेगा। ये सब चीज़ें देखी जाएंगी ना फर्टिलाइजेशन होने के बाद ना। यानी कि हमारा कहने का सेंस है कि
एंडोमेट्रियम की जो लोअर पोर्शन है वो ना डिजनरेट होकर ब्लीडिंग के द्वारा बाहर कर दिया जाता है। लगभग 3 to 5 डे तक ब्लीडिंग चलती रहती है। अब इस डायग्राम को समझेंगे थोड़ा सा। अब इस डायग्राम में क्या दिखाया गया है, एनसीईआरटी का डायग्राम है, इंपॉर्टेंट डायग्राम है, खास करके क्वेश्चन यहाँ से पुटअप कर लिया जाता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि देयर आर फॉलोइंग फेज अकर इन दिस डायग्राम। दीज आर डायग्रामेटिक डायग्राम, जो कि डायग्रामेटिक फॉर्म में दिए गए हैं। सबसे पहला जो फेज है दैट इज द मेंस्ट्रुएशन फेज, देन फॉलिकुलर फेज एंड द ल्यूटियल फेज एंड नेक्स्ट साइकिल बीइंग्स। सबसे पहले हम बात करी थी यहाँ से मेंस्ट्रुएशन फेज। मेंस्ट्रुएशन फेज खास करके अभी हमने बताया ये 3 से 5 दिन तक स्टार्ट होता है। एंड मेंस्ट्रुएशन फेज दीज आर अकर्ड इन ब्लीडिंग। और खास करके यहाँ पे जो लेयर देख रहे हैं ये किसकी लेयर है, एंडोमेट्रियम की लेयर है ना। एंडोमेट्रियम वॉल में क्या होता है, यहाँ से 3 से 4 दिन तक ना डिजनरेट होने के बाद यहाँ से ब्लीडिंग होता है। कोई चीज़ कटेगा यार तो ब्लीडिंग होगा ही, वही चीज़ देखा जा रहा है ना। 3 से 4 दिन क्या हो रहा है, ब्लीडिंग हुआ। ब्लीडिंग होने के बाद आगे जब हम बढ़ते हैं कि यहाँ से यानी कि ब्लीडिंग हो गया। अब ब्लीडिंग होने के बाद फाइनली अब धीरे धीरे लेयर क्या हो रहा है, थिकिंग कर रहा है, यहाँ से थिकनेस बढ़ रहा है। अब फॉलिकुलर फेज यानी कि जब ओव्यूलेशन, जब ओवम का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है, यानी कि यहाँ से क्या होते हैं कि फॉलिकल्स बनते हैं। फॉलिकुलर फेज में अगला जो फॉलिकुलर फेज है, यहाँ से फॉलिकल बनते हैं। और फॉलिकल फाइनली कौन कौन बनते हैं, फिर प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल्स ना। देन आगे चल करके ना क्या बनता है आपका कोरोनल रेडिएटा एंड कोरोनल रेडिएटा, जोना प्लेसुडा ना, कोरोनल रेडिएटा आउटर लेयर, जोना प्लेसुडा इनर लेयर, देन उसको कार्पस ल्यूटियम हम बोलते हैं। तब जाके स्पर्म फ्यूज करता है ना, तब जाके जाइगोट। यानी फॉलिकुलर फेज में क्या बनेगा, फॉलिकल का फॉर्मेशन होगा। देन स्टूडेंट ल्यूटियल फेज में क्या होता है, ल्यूटियल फेज में क्या होता है, एंडोमेट्रियम वॉल क्या कर जाती है, थिक कर जाती है। थिक क्यों कर रही है, अब थिक करने के बाद ना अब आगे क्या होगा, ठीक हो जाएगी। ठीक होने के बाद जब फिर से हार्मोन्स का लेवल क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स है लेवल, जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का लेवल जब घटेगा, जैसे ही घटेगा प्रोजेस्टेरॉन का लेवल, वैसे ही क्या होगा, ब्लीडिंग स्टार्ट होना प्रारंभ हो जाएगा। ब्लीडिंग स्टार्ट हो यहाँ पे देख रहे हैं कि इवेंट्स ऑफ हार्मोन्स का इवेंट दिखाया गया है। और ये जो है यूट्रस, ये सब यूट्रस का इवेंट है। दैट इज द इवेंट्स ऑफ यूट्रस का इवेंट्स है। एंड इवेंट्स ऑफ ओवेरियंस का इवेंट, हार्मोन्स का इवेंट दिखा रहा है ना। खास करके 2 हार्मोन्स यहाँ पे काम करे होते हैं, एक एस्ट्रोजन हार्मोन्स, दूसरा क्या होता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स। यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे पहले स्टेट में क्या होता है कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स एंड एस्ट्रोजन हार्मोन्स का लेवल सेम होता है। जैसे ही 11 to 15 डेज पे पहुँचते हैं तो ना 13 to 14 डेज पे क्या होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है। जैसे ही एस्ट्रोजन हार्मोन्स का लेवल बढ़ता है, वैसे ही फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होना स्टार्टिंग हो जाता है। स्टार्टिंग होने के बाद जैसे ही ये क्या होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स का लेवल घटता है, वैसे ही ना प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ता है। यहाँ पे ध्यान देंगे, दोनों अपोजिट है। एस्ट्रोजन हार्मोन्स का लेवल जब कम हो रहा है तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ रहा है। जब एस्ट्रोजन हार्मोन्स का लेवल बढ़ रहा है तब क्या हो रहा है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल घट रहा है। यहाँ पे ध्यान देंगे। फिर आगे क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ेगा। अब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ेगा तो वाल्व क्या होगी, थिकनेस हो जाएगी, काफी मोटी हो जाएगी। मोटी होने के बाद एंडोमेट्रियम वाल्व की बात हो रही है, एंडोमेट्रियम लेयर की बात हो रही है, सॉरी ध्यान देंगे, वाल्व नहीं लेयर उसको बोलेंगे। अब थिकनेस का हो जाएगी। थिकनेस होने के बाद जब यहाँ से जैसे ही हार्मोन्स का लेवल घटेगा, वैसे ही क्या होता है, ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है ना। ये तो हार्मोन्स की बात हुई। आगे जो आपके डायग्राम में दिखाया गया है कि ओवेरियन इवेंट्स, यानी कि ओवरी में क्या इवेंट्स हो रहे हैं उसके बारे में यहाँ पे बतला रहा है। आगे जो यहाँ पे बता रहा है पिट्यूटरी हार्मोन्स लेवल, यानी कि जो भी हमने बताया कि हमारे हाइपोथैलेमस से यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, जिससे एफएसएच एंड एलएच हार्मोन्स ना रिलीज होता है ना, वहाँ से इवेंट्स में दिखाया गया है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि पिट्यूटरी ग्लैंड से एफएसएच एंड एलएच हार्मोन्स का लेवल के बारे में बतलाया है ना। यानी कि यहाँ पर भी सबसे पहले स्टेज, शुरुआती स्टेज में क्या होता है, एफएसएच एंड एलएच का लेवल तो सेम होता है। देन मिडिल लेयर यानी कि 14 to 13 डेज पे क्या होता है ना, 14 to 15 डेज पे यहाँ पे क्या होता है कि एलएसएच जिसके बोलते हैं एलएसएच, यानी कि एकाएक लेवल क्या होता है, बढ़ता है। अब बढ़ने से क्या होता है, यहाँ से जो मेच्योर ग्रेफिन फॉलिकल्स हैं, यहाँ से जो फॉलिकल्स हैं वो डिजनरेट कर जाएंगे, वहाँ से बाहर निकलेगा, जैसे कार्पस ल्यूटियम का लेयर बन जाता है। देन आगे ये प्रक्रिया क्या होती है, हार्मोन्स का लेवल सेम स्टेज पे आ जाता है।
आगे स्टूडेंट यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जो 1 to 3 डेज लिखा है ये आपका डे लिखा है ना। नॉर्मल तौर पे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है लगभग 1 मंथ का देखा जाता है ना, 28 डेज का यहाँ पे लिखा लाया है ना। और खास करके अगर हम बात करें ये ओवेरियन इवेंट्स में, ओवेरियस इवेंट्स में क्या हो रहा है, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट देखा जा रहा है, जो भी अभी अपने हमको बताया, हमने बताया आपको कि इस प्रकार से कि डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स का डेवलपमेंट किस प्रकार से देखा जा रहा है। जैसे पहले क्या क्या बन रहे हैं, ग्रेफिन फॉलिकल्स यहाँ पे देखे जा रहे हैं, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल एंड ग्रेफिन फॉलिकल आर डिजेनरेटेड फ्रॉम मैच्योर ना मैच्योर, एक यहाँ पे देख रहे हैं मैच्योर सॉरी मैच्योर ओवम, ओवम फिर आगे चल के आपस ल्यूटियम में बदला जा रहा है ना। इस प्रकार से अब कार्पस ल्यूटियम से जब स्पर्म आके मिल जाता है तो जाइगोट फाइनली बना लिया जाता है, लेकिन स्पर्म नहीं मिलता तो ना जाइगोट नहीं बनता। और खास करके यहाँ पे 2 लेयर होती है, कोरोना रेडिएटा एंड जोना प्लेसुडा। कोरोना रेडिएटा विच आर आउटर लेयर एंड इनर लेयर इज नोन एज जोना प्लेसुडा। अब यहाँ पे देखिए ध्यान देंगे, खास करके अगर हम यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की बात करें कि रिप्रोडक्शन कहाँ पे करें, इस जो ये 1 मंथ का आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा है, अगर किसी रिप्रोडक्शन कहने का सेंस हमारा है किसी कपल्स को ना, जब लेडी की जब शादी होने के बाद क्या होता है रिप्रोडक्शन, उसको चाइल्ड चाहिए होता है, बच्चा चाहिए होता है, तो रिप्रोडक्शन किस स्टेज पे करा जाए। रिप्रोडक्शन करने के लिए हम मानते हैं कि 14 से 15 दिन में 14 से 15 डेज होता है। जब ब्लीडिंग स्टार्ट होने के बाद लगभग यहाँ पे देख रहे हैं ग्राफ में लगभग 14 to 15 डेज पे क्या होता है, जब अगर हम रिप्रोडक्शन करते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जाइगोट बनने के, वहाँ पे ज़्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि वहाँ पे कार्पस ल्यूटियम आपका मेच्योर जो आपका यहाँ पे देख रहे हैं ना, फॉलिकल से यहाँ पे ओवम बाहर होता है, बाहर निकला होता है, तब जाके अगर रिप्रोडक्शन करा जाए तो आपका स्पर्म जाके तब जाके फ्यूज करेगा, तब जाके जाइगोट बनने के ज़्यादा चांसेस देखे जाते हैं। एंड अगर हम यहाँ पे करें तो कुछ नहीं देखा जाएगा, यहाँ पे थोड़ा मतलब रेयर केस में होगा ना। कभी कभी क्या होते हैं अनजान लोग होते हैं ना, वहाँ पे बच्चा होने में थोड़ा दिक्कत होता है। इस प्रकार से अगर हम इसको देखते हुए समझेंगे तो काफ़ी ना हेल्प मिलेगी। यानी कि इस पूरे वीडियो में, इस पूरे लेक्चर में हमने यहाँ पे पढ़ा है मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक कर देना, और ख़राब लगी हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना यार, ख़राब लगी हो अच्छी लगी हो कमेंट कर देना कि समझ में आ रहा है। और ख़ास करके स्टूडेंट जो भी आप लोग लेक्चर देखते हैं थोड़ा यार आवाज़ बढ़ा लीजिए करिए, क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लम है आवाज़ की ना, माइक वगैरह नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।